नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही गजब के कॉन्ट्रास्ट पर बात करने वाले हैं। एक तरफ दुनिया पर मंडराता हुआ एक बेहद गंभीर वैश्विक संकट है और दूसरी तरफ भारत का बूम करता हुआ टेक इकोसिस्टम, जमीनी स्तर का शानदार इनोवेशन और हमारी सदियों पुरानी विरासत की वापसी है। ये सब कुछ जुड़ा है 2026 की नीदरलैंड्स यात्रा से। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बड़ी बड़ी चेतावनियों से शुरू करके सीधे असम के एक छोटे से गांव के सोलर इनोवेशन तक जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। एजेंडा में सबसे पहले है ग्लोबल पॉवर्टी वार्निंग, फिर भारत के इकोनॉमिक ब्राइट स्पॉट्स, उसके बाद ग्रास रूट टेक इन एक्शन, फिर प्राचीन धरोहर की वापसी और अंत में बायलैटरल टाइज और डायस्पोरा। तो पहला सेक्शन है द ग्लोबल पॉवर्टी वार्निंग, अ डिकेड ऑफ डिजास्टर। द हेग से आई एक बहुत ही भारी भरकम मैक्रो इकोनॉमिक चेतावनी ने सबका ध्यान खींचा है। और ये चेतावनी क्या है? स्क्रीन पर जो कोट है वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दी हेग वाले संबोधन से है। उन्होंने कहा, दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी के जाल में धकेला जा सकता है। सच में ये कोई हल्की बात नहीं है। मतलब अगर दुनिया में जो उथल पुथल मची है वो ऐसे ही चलती रही तो पिछले कई दशकों की मेहनत और आर्थिक प्रगति बस यूं ही पल भर में खत्म हो सकती है और करोड़ों लोग वापस गरीबी के दलदल में फंस सकते हैं। लेकिन आखिर इतनी बड़ी चेतावनी क्यों दी गई? यहाँ जो 3 पॉइंट है वो पूरी कहानी साफ कर देते हैं। दरअसल दुनिया एक अनप्रेसिडेंटेड कन्वर्जन से गुजर रही है। आसान भाषा में कहें तो एक साथ कई संकट टूट पड़े हैं। पहला, कोविड-19 महामारी के वो साइड इफेक्ट्स जो अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरा, लगातार बढ़ते हुए युद्ध और क्षेत्रीय संघर्ष। और तीसरा, एक ऐसा भयंकर ऊर्जा संकट जिसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन की कमर तोड़ के रख दी है। इन तीनों ने मिलकर सच में इस दशक को एक आपदाओं का दशक बना दिया है। लेकिन रुकिए, तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। सेक्शन 2, इंडियाज इकोनॉमिक ब्राइट स्पॉट्स, द काउंटर नैरेटिव। दुनिया भर में छाई इस निराशा के बीच एक उम्मीद की किरण मजबूती से उभर रही है। जहां दुनिया सप्लाई चेन के टूटने से परेशान है, वहीं भारत खुद को एक मजबूत विकल्प बना रहा है। जरा इस छलांग को देखिए, ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। 2014 में भारत में सिर्फ 500 एक्टिव वेंचर्स और महज 4 यूनिकॉर्न्स थे और 2026 में ये नंबर बढ़कर 2 लाख से ज्यादा एक्टिव स्टार्टअप्स और 125 यूनिकॉर्न्स तक पहुंच गया है। ये साफ दिखाता है कि आज के युवाओं के लिए स्टार्टअप सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है, ये उनका माइंडसेट बन चुका है। और हाँ, इसी के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। और अब जरा इस विशाल नंबर पर गौर कीजिए, 20 बिलियन यानी 20,000 करोड़। यह कोई छोटा मोटा डेटा पॉइंट नहीं है। यह सिर्फ पिछले 1 साल में भारत में हुए यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शंस की संख्या है। 20,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस, मतलब पूरी दुनिया में होने वाले कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन का आधे से ज्यादा हिस्सा आज अकेले भारत संभाल रहा है। है ना कमाल की बात? चलिए अब सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं, ग्रास रूट टेक इन एक्शन, इनोवेटिंग लोकली। अब इन अरबों के मैक्रो लेवल से सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। अब यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये टेक माइंडसेट सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। स्क्रीन पर दिख रही इस अनोखी मशीन को देखिए। ये किसी महंगी विदेशी लैब में नहीं बनी है, बल्कि इसे असम के एक युवा इनोवेटर जावेद अख्तर बरभुइया ने बनाया है। इसे सोलर पावर्ड फ्लोटिंग फीडर और एरेटर कहते हैं। हाई डेंसिटी एक्वाकल्चर यानी मछली पालन में आने वाली सबसे बड़ी और रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने के लिए ये एक जबरदस्त आविष्कार है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत ही शानदार तरीके से। पहला, ये मशीन पूरी तरह से सोलर पावर से चलती है और पानी पर तैरती रहती है। दूसरा, ये बिना किसी इंसान की मदद के अपने आप पूरे तालाब में बिल्कुल बराबर मात्रा में मछलियों का दाना डालती है। तीसरा, और इसका सबसे स्मार्ट फीचर, दाना डालने के साथ साथ ये पानी को मथती भी है, जिससे पानी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। और इन सब का नतीजा, भयंकर गर्मी में भी मछलियों का विकास नहीं रुकता, श्रम बचता है, लागत कम होती है और उपज कई गुना बढ़ जाती है। ये होता है असली ग्रासरूट्स इनोवेशन। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, रिटर्न ऑफ एंशिएंट हेरिटेज, रिक्लेमिंग द पास्ट। तो आधुनिक तकनीक से हटकर आप वापस हाई लेवल कूटनीति और इतिहास की गहराइयों में चलते हैं। जो देश अपनी युवा ऊर्जा के दम पर भविष्य की ओर देख रहा है, वो अपनी सदियों पुरानी ऐतिहासिक जड़ों को भी फिर से सींच रहा है। और ये कहानी है एक बहुत ही खास ऐतिहासिक कलाकृति के लंबे सफर की, अनेमंगलम कॉपर प्लेट्स, जिन्हें लेडन प्लेट्स भी कहा जाता है। 11वीं शताब्दी में राजा राजराज चोल प्रथम के समय में इन प्लेट्स को बनाया गया था। फिर 18वीं शताब्दी में डच लोग इन्हें नागपट्टिनम से अपने साथ ले गए। 2012 में भारत ने इन्हें वापस लाने की आधिकारिक गुजारिश की और फाइनली 2026 की इस नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान 14 साल की लंबी कोशिशों के बाद ये प्लेट्स वापस लौटा दी गईं। अब ये प्लेट सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं है, इनका वजन लगभग 30 किलोग्राम है, जिसमें 21 बड़ी और 3 छोटी तांबे की प्लेट शामिल हैं। इन पर संस्कृत और तमिल में बहुत ही बारीक शिलालेख हैं। इतिहासकारों के लिए ये एक खजाना है, क्योंकि इनमें नागपट्टिनम के एक बौद्ध मठ को दिए गए भूमि और कर अनुदान की पूरी डिटेल है। ये प्लेट्स उस समय के समुद्री व्यापार, सांस्कृतिक लेन देन और धार्मिक बहुलवाद का एक जीता जागता और बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और अब हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन,
बायलैटरल टाइज एंड डायस्पोरा, द ट्यूलिप एंड लोटस। सांस्कृतिक धरोहर की इस वापसी के बाद आइए भारत और नीदरलैंड्स के मजबूत होते रिश्तों पर नजर डालते हैं। इस रिश्ते की गहराई को समझाने के लिए एक बहुत ही प्यारा बोटैनिकल मेटाफर इस्तेमाल किया गया, ट्यूलिप और लोटस। प्रधानमंत्री ने डच राष्ट्रीय फूल ट्यूलिप और हमारे राष्ट्रीय फूल कमल के बीच एक प्रतीकात्मक समानता बताई। दोनों ही फूलों को अच्छे से खिलने के लिए मजबूत जड़ों और सही देखभाल की जरूरत होती है। बिल्कुल वैसे ही दोनों देशों के साझा मूल्य, सेमीकंडक्टर निर्माण में सहयोग और प्रवासी समुदाय, ये सब वो जड़ें हैं जो इस द्विपक्षीय साझेदारी को फलने फूलने का बेहतरीन मौका दे रही हैं। और ये रिश्ता इंसानी स्तर पर कितना गहरा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे यूरोप में भारतीय मूल के लोगों की सबसे बड़ी आबादी नीदरलैंड्स में ही बसती है। इस डोनट चार्ट को देखिए, ये सुरीनामी हिंदुस्तानी समुदाय के उन 2 लाख सदस्यों को दिखा रहा है जिन्हें हाल ही में OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड की पात्रता में भारी छूट दी गई है। ये छूट अब चौथी पीढ़ी से बढ़ाकर छठी पीढ़ी तक कर दी गई है। सोचिए, पीढ़ियों से चला आ रहा यह सांस्कृतिक जुड़ाव अब और भी कितना मजबूत हो जाएगा। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में हम कहां खड़े हैं? हमने दुनिया के मंडराते खतरों से बात शुरू की, फिर अरबों की डिजिटल इकोनॉमी को देखा, असम के तालाबों में तैरते उस गजब के सोलर इनोवेशन को समझा और सदियों पुरानी चोल वंश की विरासत तक का सफर तय किया। इन सब के बाद स्क्रीन पर मौजूद ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है, अपनी प्राचीन ऐतिहासिक जड़ों और इस आक्रामक जमीनी इनोवेशन का ये अनूठा संगम भारत और यूरोपीय संघ के बीच आने वाले फ्री ट्रेड के दौर को आखिर किस तरह आकार देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और शानदार जानकारियों के साथ हम जल्द लौटेंगे।